गौरी को पति का प्यार मिला या नहीं। गौरी और अनिकेत की शादी तो हो गई थी, लेकिन सुहागरात में अनिकेत ने जिस तरह से पत्नी के साथ बेरुखी दिखाई थी, उसे देखकर गौरी बहुत परेशान हो गई थी। एक तो शादी होते ही उसे बच्चे की जिम्मेदारी मिल गई थी, ऊपर से इस नए माहौल में पति की बेरुखी उसे कांटों सी चुभ रही थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, एक ननद और एक देवर रहते थे। भरा पूरा परिवार था उसका। शादी के अगले दिन से ही परिवार के सभी सदस्य गौरी को उचित मान सम्मान दे रहे थे, क्योंकि सभी चाहते थे कि गौरी घर के माहौल में जल्दी से सहज हो जाए और वह अनिकेत के बेटे शौर्य की मां बनकर उसकी अच्छे से परवरिश करे। गौरी भी घर में सबसे घुलने मिलने लगी थी, लेकिन जिसका हाथ थामकर वो इस घर में आई थी वह तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। गौरी अनिकेत की हर जरूरत का ध्यान रखने की कोशिश करती थी, ताकि वह इसी बहाने अनिकेत के पास जा सके, लेकिन अनिकेत तो मानो दूसरी दुनिया में खोया हुआ सा रहता था। वह बस शौर्य के साथ खेलते हुए थोड़ा मुस्कुराता था और बाकी समय उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा रहता था। गौरी भी समझ सकती थी कि उसने अपनी जीवन संगिनी को खोया है, इसलिए उसका दुखी और उदास होना जायज भी है, लेकिन इसमें गौरी की क्या गलती थी। गौरी को डर लगता था कि अगर अनिकेत ने जिंदगी में कभी भी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने की कोशिश नहीं की, तो क्या वह जिंदगी भर ऐसे ही पति के प्यार को तरसती हुई रह जाएगी। वह अपने सारे फर्ज और जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। धीरे धीरे साल भर बीत गए। अब तक उसके सास ससुर उसे एक अच्छी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके थे। उसके ननद और देवर भी उसे प्यारी भाभी मान चुके थे। शौर्य भी उसे मां कहकर पुकारने लगा था, लेकिन अभी तक वह सही मायने में अनिकेत की अर्धांगिनी नहीं बन पाई थी। वो घर के हर कोने पर राज करने लगी थी, लेकिन पति के दिल के दरवाजे उसके लिए अभी तक बंद थे। भले ही गौरी में मां बनने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसे एक बच्चे के बाप अनिकेत से शादी करनी पड़ी। लेकिन शादी के बाद अनिकेत पत्नी से ठीक से बात तक नहीं करता था। गौरी की जिंदगी बस सास ससुर की सेवा करने, देवर ननद के नखरे उठाने और अनिकेत के बेटे की परवरिश करने में ही कट रही थी। गौरी अपने सुलगते अरमानों पर प्रेम की शीतल बौछारों के लिए तड़प रही थी। तभी एक दिन उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो उसे मायके जाना था। वो शौर्य को भी अपने साथ लेकर जाने लगी, तो अनिकेत ने शौर्य को उसकी गोदी से लेकर कहा, शौर्य कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें मायके जाना है तो तुम अकेली जाओ। इतने दिनों में शौर्य और गौरी को एक दूसरे की आदत हो गई थी। अनिकेत का यह व्यवहार देखकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि अगर मैं शौर्य की सगी मां होती तो क्या तब भी अनिकेत ऐसा ही करते। उसने अपने आंसुओं को छिपा लिया और चुपचाप अपने देवर के साथ मायके जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसकी सास मधुरिमा जी ने उसके आंसुओं को देख लिया था। उन्होंने बहू के घर से जाते ही अनिकेत को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहने लगी, देखो अनिकेत, भले ही गौरी तुम्हारी दूसरी पत्नी है, लेकिन वो अब शौर्य की मां है। इस तरह तुम्हें शौर्य को उससे अलग करके उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था। वो दिन भर शौर्य के पीछे भागती रहती है, उसकी हर जरूरत पूरी करती है, लेकिन तुम तो उसको कुछ समझते ही नहीं। क्या वो हमारे घर में काम करने वाली बाई है या बच्चे की आया जो केवल अपने काम से मतलब रखती है। आखिर तुम उसे अपनी पत्नी का अधिकार कब दोगे। यह सुनकर अनिकेत कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुछ देर तक शौर्य उसके साथ खेलता रहा, लेकिन फिर वह माँ को ढूंढते हुए कभी रसोई में जाता तो कभी माँ माँ कहते हुए रोने लगता। यह सब देखकर अनिकेत को बहुत पीड़ा पहुंच रही थी। अब वो पछता रहा था कि उसने शौर्य को गौरी के साथ जाने दिया होता तो ही ज्यादा अच्छा रहता। वह देख रहा था कि किस तरह गौरी शौर्य की मां बन चुकी थी। आखिरकार रात के 11 बजे जब शौर्य के सब्र की सीमा समाप्त हो गई तो वह चिल्ला चिल्ला कर अपनी मां के लिए रोने लगा। मधुरिमा जी ने अनिकेत को डांटते हुए कहा, देख रहे हो मुन्ने की क्या हालत हो गई है, अब जाओ जल्दी से इसे लेकर बहू के पास जाओ। अनिकेत को भी शौर्य का रोना देखा नहीं गया और वो शौर्य को लेकर अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। घंटे भर के बाद वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंचा। गौरी ने अचानक से पति को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन रोते हुए शौर्य को देखकर उसने झट से उसे अपनी गोद में ले लिया। मां के आंचल में आते ही शौर्य खुश हो गया। उसका रोना बंद होते ही अनिकेत ने राहत की सांस ली। गौरी की मां ने देखा कि दामाद जी आए हैं तो उन्हें घर के भीतर बुलाने लगी। उस रात अनिकेत को गौरी के साथ उसके घर पर ही रुकना पड़ा। गौरी देख रही थी कि अनिकेत आज थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेरुखी नहीं थी। अगले दिन गौरी ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने शौर्य के लिए कुछ फल और मिठाइयां खरीदी। अनिकेत चुपचाप उसके साथ चल रहा था। आज पहली बार वो पत्नी के साथ बाजार आया हुआ था। घर पहुंचकर गौरी अपने कार्यों में व्यस्त हो गई और अनिकेत ऑफिस के लिए निकल गया। आज ना जाने क्यों ऑफिस में भी बार बार उसे गौरी का चेहरा ही याद आ रहा था। गौरी की खामोश आंखें उससे कितना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनिकेत उन नजरों के मौन संवाद को जानबूझकर अनदेखा कर दिया करता था।
क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी के प्यार को अभी तक भुला नहीं पाया था। लेकिन अब माँ की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी और वो सोच रहा था कि आखिर इन सब में गौरी की क्या गलती है। उसके भी तो कुछ अरमान होंगे, लेकिन वह तो अपने सारे अरमानों का गला घोंट कर केवल मेरे परिवार की देखभाल में लगी रहती है। इतने महीनों में वो अपनी आंखों से देख चुका था कि गौरी शौर्य को बिल्कुल माँ की तरह प्यार देती थी और एक अच्छी बहू होने का फर्ज भी निभाती थी। बस वह अभी तक उसकी पत्नी नहीं बन पाई थी, क्योंकि अनिकेत ने आज तक उसे वो अधिकार ही नहीं दिया था। शाम तक सोचते सोचते अनिकेत के सिर में दर्द होने लगा। जब वो घर पहुंचा तो उसे हल्का सा बुखार भी था। अनिकेत ने केवल चाय पी और अपने कमरे में जाकर लेट गया। रात को घर में सभी ने खाना खा लिया था। गौरी जब उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई तो उसने देखा कि अनिकेत गहरी नींद में सो रहा था। उसने अनिकेत को एक दो बार आवाज लगाई, लेकिन अनिकेत ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। फिर गौरी ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई समेटने के लिए चली गई। फिर शौर्य को सुलाकर वो खुद भी बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अनिकेत और गौरी के बीच में शौर्य सो रहा था। तभी गौरी ने महसूस किया कि अनिकेत नींद में कराह रहा है। वो बिस्तर से उठकर उसके पास गई तो उसने देखा कि अनिकेत ठंड से कांप रहा था। उसने घबराकर पति का माथा छुआ तो वह गर्म तवे के समान तप रहा था। गौरी घबरा गई। उसने तुरंत ही बुखार की दवाई अनिकेत को खिलाई। अनिकेत बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। गौरी उसके सिर पर पानी की पट्टियां करने लगी। आधे घंटे के बाद उसका बुखार धीरे धीरे उतरने लगा था। अब अनिकेत बहुत राहत महसूस कर रहा था। रात के 12 बज रहे थे। थकान के कारण गौरी कुर्सी पर बैठी हुई उसके माथे पर पट्टियां करते हुए उसके सिराने ही सिर रखकर सो गई थी। अनिकेत ने आंखें खोलकर देखा तो गौरी को इस तरह सोते देखकर पता नहीं क्यों उस पल गौरी के मासूम चेहरे पर उसे बहुत प्यार उमड़ आया। अनिकेत को भी भूख लग गई थी और वो जानता था कि गौरी कभी भी उसे खिलाए बिना नहीं खाती थी। उसे लग रहा था कि आज भी शायद गौरी भूखी होगी। वो धीरे से उठकर रसोई में आया तो उसने देखा कि गौरी के हिस्से का खाना भी वैसे ही पड़ा हुआ था। वह खाना गर्म करने लगा। खाना गर्म हो जाने के बाद उसने सोचा कि गौरी को उठा देता हूँ, वह भी खाना खा लेगी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो गौरी रसोई में खड़ी थी। गौरी ने जैसे ही रसोई में अनिकेत को देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? अनिकेत ने धीरे से कहा, वो खाना ठंडा हो गया था तो मैं गर्म कर रहा था, मुझे थोड़ी भूख लगी है। गौरी सहज भाव से बोली, आप बैठिए, मैं खाना परोस कर ले आती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसका पैर फिसल गया। अभी वो गिरती इसके पहले ही अनिकेत की मजबूत भुजाओं ने उसे थाम लिया। आज पहली बार वो अनिकेत के दिल की धड़कनों को साफ महसूस कर पा रही थी। उसकी गर्म सांसें अनिकेत की सांसों से टकरा रही थी। अचानक ही गौरी के दिल की धड़कनें बेकाबू हो उठी। अनिकेत उस पल में खुद को रोक नहीं पाया और उसने गौरी को गले से लगा लिया। आज गौरी की तपस्या संपूर्ण हुई थी। उसने अनिकेत के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ली थी। अनिकेत ने भी सोच लिया था कि अब वो गौरी को उसके हिस्से की खुशियां देकर रहेगा, क्योंकि पहली पत्नी के जाने के बाद गौरी ने ही उसके बिखरे हुए परिवार को फिर से संवारा था। इसलिए अब गौरी के प्रति उसका भी कुछ फर्ज बनता था। ढलती रात के साथ दोनों एक दूसरे की बाहों में पिघल रहे थे। डिनर फिर से ठंडा हो चुका था, लेकिन आज दोनों के रिश्तों में गर्माहट बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और नई कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।